गांव में जौहरलाल नाम का जमींदार रहता था। जौहरलाल बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और उन गरीबों से उनका आशीर्वाद लेता। जौहरलाल एक बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन जौहरलाल हमेशा उदास रहता था। भाग्यवान, आखिर हमें कब संतान होगी? भगवान कब हमारा कहा सुनेंगे? देखो जी, अभी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में ही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आप ऐसे निराश मत होइए। हाँ भाग्यवान, लेकिन कब? मुझे भी लगता है मेरे बच्चे हो मुझे पिताजी पिताजी करके बुलाए। ये घर को देखो कैसे और कितना शांत लगता है। मेरे बच्चों की आवाजें सुनना चाहता हूँ मैं ये घर में। हाँ जी, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। देखना, एक न एक दिन भगवान हमारा कहा जरूर मानेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जौहरलाल काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी दिखाई दी। वो बुढ़िया बहुत ही बीमार और भूखी थी। जौहरलाल अपनी गाड़ी बाजू में रोकते हैं और उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे, अरे माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपना घर नहीं है? अरे नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही रोड पर रहती हूँ और भीख मांगकर ही जो मिले वो ही खाती हूँ। बूढ़ी की बात सुनकर जौहरलाल को बहुत बुरा लगता है और वो उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर आते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो ये बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ जाती और भूख के मारे उनका बुरा हाल हो जाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ को अब जौहरलाल के दुख के बारे में पता चल जाता है। तभी बूढ़ी माँ जौहरलाल की पत्नी को एक काढ़ा पिलाती है और कुछ महीने बाद ही जौहरलाल के घर में 2 जुड़वा बच्चियां पैदा होती है। भाग्यवान, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली और भगवान ने देखो मुझे कितनी सुंदर कन्याएं दी है। हाँ, आपने सही कहा। जौहरलाल की दोनों बेटियां दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक के बाल सुनहरे और दूसरी के बाल चांदी के कलर के थे। इसलिए जौहरलाल ने एक बेटी का नाम सोना और दूसरी का नाम रूपा रखा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सोना और रूपा बड़े हो गए थे। एक दिन दोनों अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी देखो ना मेरे बाल कितने खूबसूरत है, एकदम सोने के जैसे। पिताजी मुझे एक सोने की ड्रेस लाकर दो ना। हाँ बेटी, जरूर, मैं तुम्हारे लिए सोने की ड्रेस जरूर बनाऊंगा। पिताजी और मुझे? हाँ, तुम्हें भी लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें सफेद रंग का लाकर दूंगा। तुम पर सोने की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। पिताजी की बात सुनकर रूपा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जौहरलाल दोनों से प्यार करता था, लेकिन सोना का रूप इतना सुंदर था कि उसके सामने सब फीके पड़ जाते थे। सोना से हर कोई अच्छे से बात करता, लेकिन रूपा से उससे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था। सोना जो मांगती उसे वो झट से मिल जाता था। एक दिन चाय पीते पीते सोना के हाथ से चाय उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। ये वही ड्रेस थी जो उसके पिताजी ने उसे खरीद कर दी थी। तो वो चिल्लाने लगती है, माँ देखो ना, मेरी इतनी सुंदर सोने की ड्रेस खराब हो गई। सोना के पास बैठकर रूपा मोबाइल देख रही थी, तो रूपा मोबाइल में देख हंसने लगती है। तो उसे हंसते देख सोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोना को लगता है कि रूपा उसे ही हंस रही है, तो वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो माँ रूपा से, बेटा ऐसे नहीं हंसते, आखिर तुम्हारी छोटी बहन है वो। हाँ माँ, लेकिन मैं उसे नहीं हंसी, मैं तो मोबाइल देख रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सोना और रूपा बड़े हो गए थे। वो कॉलेज में जाने लगी थी, जहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का सोना को हमेशा ही परेशान करता था। तो उस दिन सोना राजेश को सबके सामने बेइज्जत करती है। गेट आउट फ्रॉम हियर। सोना की बात सुनकर राजेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब उसके मन में सोना से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो मन ही मन, सोना, आज तुमने जो मेरे साथ किया है ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। एक दिन मदन लाल का जौहरलाल को कॉल आता है और वो उन सबको अपने घर आमंत्रित करता है। मदन लाल जौहरलाल का बचपन का दोस्त है,
जो सरकारी नौकरी पर होने के कारण दूसरे शहर चला गया था। अब हाल ही में वो रिटायर्ड हो चुका था, तो वो अपने गांव वापस लौट आया था। अरे भाग्यवान, आज मुझे मदन लाल का फोन आया था। उन्होंने हमें सह परिवार उनके घर बुलाया है। तो कब निकलना है हमें? कल सुबह निकलते हैं। दूसरे दिन जौहरलाल अपने परिवार के साथ मदन लाल के घर पहुंच जाता है। आओ आओ जौहरलाल, कितने साल बाद मिल रहे हैं भाई। हाँ मदन लाल भाई, बहुत दिन हो गए हमें मिले। दोनों मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। घर में सभी एक दूसरे से जान पहचान करवा लेते हैं और शाम के समय सभी हंसी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह मदन लाल जौहरलाल के पास आता है और उससे, अरे जौहरलाल, आज गांव में मेला लगा है, चलो हम भी चलते हैं। हमारी बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं और साथ में सबको लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, हम सब चलते हैं। रूपा जौहरलाल और मदन लाल की बातें सुन, पिताजी वो मैं हाँ हाँ मुझे पता है, तुम नहीं आओगी, अब रहो घर पर अकेली। नहीं पिताजी, वो मैं काका के घर के पीछे एक पहाड़ी है, वहाँ पर जाऊंगी। आपको तो पता है कि मुझे चित्र बनाना कितना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी रूपा और मेरा बेटा सेम है। मेरे बेटे को भी मेला भीड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जौहरलाल और मदन लाल बातें कर रहे थे कि तभी मदन लाल का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। उसे देख सोना मन ही मन, ये मदन जी का लड़का कितना हैंडसम है, काश मेरी इनसे शादी हो जाए। अब वो सभी मेला घूमने निकल जाते हैं और यहाँ रूपा अपनी ड्राइंग का सारा सामान लेकर पहाड़ी पर जाती है और चित्र बनाने लगती है कि तभी मदन लाल का बेटा मनोज वहाँ आ जाता है और वो रूपा से, आप मेला घूमने नहीं गई? क्या आपको पसंद नहीं है मेला घूमना? अरे वाह, ये चित्र किसने बनाया? क्या आपने बनाया है? वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। और वो क्या है ना कि मुझे भीड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं मेला घूमने नहीं गई। अब रूपा और मनोज बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उनकी कई सारी चीजें एक जैसी थी। वो दोनों एक ही दिन में पक्के दोस्त बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके मन के भी तार एक दूसरे से जुड़ गए थे। अब सभी घर लौट आते हैं और शाम के समय जौहरलाल अपने पूरे परिवार के साथ घर लौट आता है। घर आने के बाद सोना, पिताजी मुझे मनोज जी से शादी करनी है। मुझे उन्हें देखते ही प्यार हो गया है। वाह वाह, क्या बात है बेटी, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। मैं कल ही मदन लाल से बात करता हूँ। दूसरे ही दिन जौहरलाल मदन लाल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है जौहरलाल, लेकिन एक बार मैं मेरे बेटे से बात कर लेता हूँ। ठीक है मदन लाल, तुम अपने बेटे से बात करके मुझे बताना। अभी मैं चलता हूँ। जौहरलाल अपने घर वापस आता है। कुछ ही देर में मदन लाल का फोन आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। 2 दिन बाद ही शादी थी और ये बात राजेश को पता चल जाती है। अब वो अपना भेष बदल कर शादी के घर में आता है और रात के समय चुपचाप सोना के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वो सोना के सुनहरे बाल काट देता है, जिस पर सोना को बहुत ही ज्यादा घमंड था और वहाँ से भाग जाता है। अब हर रोज की तरह उठकर सोना अपने आप को आईने में देखने जाती है तो वो जोर से चिल्ला उठती है, माँ, पिताजी, माँ। सोना की आवाज सुनकर जौहरलाल, रूपा और उसकी माँ सोना के कमरे में भागते हुए जाते हैं। तो सोना के कटे बाल देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं और सोना जौहरलाल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी रूपा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और जौहरलाल, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ सोना? तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? मुझे कुछ भी नहीं पता पिताजी, देखो ना अब मैं क्या करूं? कल हमारी बेटी की शादी है, अब हम क्या करेंगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोना, तुम मेरे बाल लगा लो। मुझे तो अब शादी ही नहीं करनी, थोड़े ही दिनों में मेरे नए बाल आ जाएंगे। रो मत बहना। हाँ सोना, रूपा सही कह रही है, अभी के लिए तुम उसी के बाल लगा लो। दूसरे दिन सोना रूपा के बाल लगाकर शादी के लिए बैठ जाती है और मनोज को ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी शादी सोना से हो रही है, क्योंकि वो रूपा को चाहने लगा था। अब कुछ ही देर में शादी हो जाती है
और सोना अपने माँ पिताजी से अलविदा कहकर मनोज के साथ चली जाती है। रात के समय जब मनोज अपने कमरे में जाता है तो वहाँ उसे सोना खड़ी दिखाई देती है। तो सोना को अपने कमरे में देख मनोज चौंक जाता है और वो सोना से, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो सोना? मेरी शादी तो रूपा से होने वाली थी ना? क्या? हाँ सोना, मैं रूपा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। क्या? लेकिन रूपा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सब मेरी ही गलती है। मेरी खुशी के लिए मेरी बहन ने कितना कुछ किया, अपने बाल मुझे दे दिए और तो और अपना प्यार भी। अब नहीं, अब मुझे मेरी गलती सुधारनी ही होगी। दूसरे ही दिन सोना अपने पिताजी के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये बातें सुनकर जौहरलाल को भी बहुत दुख होता है। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बड़ी बेटी ने अपने बहन के लिए इतना सब किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, मुझे माफ कर देना भगवान। पिताजी, मेरी इच्छा है कि आप रूपा की शादी मनोज जी से करवा दो। हाँ हाँ जरूर, मेरी बेटी की शादी है, वो तो मैं बड़े धूमधाम से करूँगा। अब सोना अपनी बहन से माफी मांगती है और दोनों बड़े प्यार से रहने लगती है। कुछ ही दिनों में जौहरलाल रूपा और मनोज की शादी का बहुत बड़ा नियोजन करता है और रूपा और मनोज की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। रामपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। रघु जब 4 साल का था तभी रघु के पिताजी सुभाष रघु और सुधा को छोड़कर किसी और के साथ रहने चले जाते हैं। सुभाष बहुत अमीर घर का आदमी था और सुधा भी अच्छी फैमिली से थी, लेकिन सुभाष के घर छोड़ जाने पर घर वालों ने रघु और सुधा से बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। सभी लोग सुधा को ही गलत समझ रहे थे। एक दिन उसके सास ससुर ने सुधा के माता पिता को घर बुलवाया और उन्हें सुधा के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया। उनके सामने ही सुधा के ससुर सुधा से, देखो सुधा, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन तुम में ही जरूर कोई कमी होगी जिस कारण सुभाष हम सबको